कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग आप लोग जैसे मालूम ही होगा, हम लोग मॉडर्न अलजेब्रा का सीरीज चल रहा है जिसमें हमने यूनिट 1 में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था उससे रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक क्लियर कर रखा है। अब यूनिट 2 में जो भी इंपॉर्टेंट, यूनिट 2 नहीं, माफ कीजिएगा, यूनिट 3 है ना, क्योंकि यूनिट 2 बाद में बताएंगे। जो इजी टू अंडरस्टूड है उसे पहले मैं करूंगा, ठीक है, करवाऊंगा। तो यूनिट 3 में करवाऊंगा आपको, ठीक है। यूनिट 3 से आप करके जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस करके जाएंगे मैं पहले ही बता चुका हूं। आज उनके सॉल्यूशंस के बारे में मैं डिटेल में डील करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसी कड़ी में यूनिट 3 स्टार्ट किए हुए हैं, यूनिट नंबर 3 है ना। और इसमें जो है कि आप लोगों को मैं स्टार्ट करूंगा मॉडर्न अलजेब्रा में। आज मैं पढ़ाऊंगा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन। ये चीज आज मैं करवाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। एक मिनट, खिड़की बंद करके आता हूं। तो ये चीज मैं आज करवाने जा रहा हूं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, ठीक है। और कहीं भी आपका ध्यान लगा हुआ अब तक, तो आप ध्यान को इधर केंद्रित कर दीजिए, है ना, पूरा केंद्रित कर दीजिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन। क्योंकि मैं आप हमेशा से ये कहता हूं कि बिना देख करके पढ़ाने का ये रिवाज हम लोग के देश में होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे ऋषि मुनि क्या करते थे, ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए। देख देख करके पढ़ाने का झमेला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और किसी को भी कोई भी किसी प्रकार से धोखा दे दिया है या कोई किसी के साथ चीटिंग कर दिया है, कुछ भी किया है, वो सब अपने माइंड से निकाल दीजिए। यहाँ पर सिर्फ पढ़ने के लिए बैठ जाइए, ठीक है ना। अगर ज्यादा किसी को खराब लग रहा है तो भाई आप लोग जो है कि अपना देख लीजिए। अब यहाँ पर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन हम लोग करने जा रहे हैं, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक ना। कोई भी किसी प्रकार का भी किंतु परंतु है उसे दिमाग से निकाल फेंकिए। यहाँ पर जो हम लोग मेन टॉपिक पर ध्यान दे रहे हैं उस पर हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फॉर फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, आपकी यही मांग होनी चाहिए हमेशा से। एक ही डिमांड होनी चाहिए आपके प्रोफेसर से कि भाई, या आपके टीचर से, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका यही डिमांड होना चाहिए कि वे बिना देख करके आपको पढ़ाए। यही आपका डिमांड होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन देखते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या कहता है, इसके बाद प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट कहता है कि इफ m be the finite field extension of k and if k be the finite field extension की स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्सटेंशन ऑफ f, है ना, ऑफ f सच डेट इस प्रकार से कि, ठीक है, m किसका फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन है, तो भाई k का, और k किसका है, तो f का। तो सच डेट इस प्रकार से हुआ। देन हमें प्रूव करना होगा, देन m is a finite extension of f, ये हमें प्रूफ करना होगा। देन वी हैव टू शो दैट m is a finite field extension of f। ये हुआ स्टेटमेंट। आइए प्रूफ में देखते हैं। m कोई फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन, अब एक्सटेंशन क्या है, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन क्या है, ये सब अपना बीएससी में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो ऑलरेडी मैं इससे पहले वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूं, बेसिक्स, वो आप लोग कर लेंगे। आई होप आप लोग कर लेंगे। यहाँ पर मेन ये आपका आएगा तो आएगा 14 मार्क्स का, आपके एग्जाम में आएगा, इस पर ध्यान देंगे, ठीक है ना, 14 मार्क्स का। तो if m be the finite field extension of k and k be the finite field extension of f such that f is a subset of k and k is a subset of m, then m is a finite field of extension of f, हमें ये दिखाना होगा, ठीक है ना। और इसे दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि m एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर f, है ना, इसको दिखाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। प्रूफ मान लेते हैं, लेट m be the finite filled
extension, finite field extension of M with the finite field extension of K, ये हमने माना K such that, इस प्रकार से कि such that K सबसेट हो जाएगा M का, ठीक है ना, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? माना क्या कि let M be the finite field extension of K and such that K subset of M and also let M be the finite dimensional, ये सब लोग लेट करना होगा और प्रूफ क्या करना पड़ेगा आप लोगों को तो मालूम है कि M is the finite dimensional vector space over F, ये प्रूफ करना होगा. एंड ऑल्सो लेट M be the finite dimensional vector space over K, है ना, such that इस प्रकार से कि क्या होगा, M such that K equals to N, ठीक है. अगेन इसको N मान लीजिए, इसका डायमेंशन को M such that K का. अब आगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा. अब अगेन लेट करेंगे, अगेन लेट. अब जैसे कि M be the finite field extension of K माना है ना, तो बस इसी में कर लेंगे. लेट K be the finite field extension of क्या हो जाएगा F, ठीक है ना. such that इस प्रकार से कि इस प्रकार से कि F is a subset of K, क्योंकि K be the finite field extension of F है, इसी वजह से F is a subset of K हो जाएगा. एंड ऑल्सो लेट, है ना, M be the नहीं, K be the finite dimensional है ना, finite dimensional vector space over, है ना, K be the finite dimensional vector space over F. बात समझ गया कि नहीं समझ गए? K be the finite dimensional vector space over F, क्लियर है. such that इस प्रकार से कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो भाई तब क्या होगा, F such that K, अच्छा K है ना, तो K such that F हो जाएगा. K फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर F, तो इसी वजह से K such that F का डायमेंशंस M मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ठीक. अच्छा ये हुआ, समझ गए ना, ये प्रॉपर्टी है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का. चलिए इतना हुआ. अब then we need to show that क्या M is the finite field extension of F, ये हमें शो करना होगा, है ना. such that F is a subset of M होगा तब. and also we have to show that हमें और भी चीज शो करना पड़ेगा. we have to show that M is a finite dimensional vector space over F, such that इस प्रकार से कि M such that F करेंगे तो वो किसके बराबर आना चाहिए, M such that K और K such that F के बराबर आना चाहिए. यानी कि इसका तो वैल्यू M है, M such that K का, है ना, ऊपर में कहा गया. हाँ, तो K such that F का M है ना, तो उसको आगे पीछे करके लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं. मतलब M into N ये प्रूफ करना होगा. M such that F को हमें M into N प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ रहे ना. चलिए यहाँ तो क्लियर है. अब आइए आगे बढ़ते हैं. अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि
वी राइट भी कह सकते हैं। फिर एक काम और आप कर सकते हैं क्या, ठीक है, एक काम आप और कर सकते हैं, यहां पर आप बता सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं। आप क्या बता सकते हैं कि सिंस, यहां पर एक लाइन लिख सकते हैं कि सिंस m and k be the finite dimensional vector spaces over ये किसके ओवर था, ये k के ओवर एंड, और k किसके ओवर था तो f के ओवर रेस्पेक्टिवली। अगर ये सब फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ऑब्वियस सी बात है इनके बेसिस भी जरूर एग्जिस्ट करेंगे। देन ऑब्वियस देयर बेसिस आर एग्जिस्ट ऑल्सो सच दैट, इस प्रकार से कि अगर भाई m और k फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर k एंड f के रिस्पेक्टिवली, तो ओवर में रिस्पेक्टिवली अगर है k और f के ओवर में वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है m और k रिस्पेक्टिवली, तब उनके जरूर बेसिस एग्जिस्ट करेंगे। और इस प्रकार से कि लेट b इक्वल्स टू x1 x2 xn, ये क्या हो जाएगा, बी द बेसिस ऑफ m हो जाएगा। अच्छा, और फिर इसमें लेट कर लेते नेक्स्ट बी डैश बी द, चूंकि k भी तो आपका फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है माने हुए हैं, तो ये हो जाएगा y1 y2 ym बी द बेसिस ऑफ k, फुल स्टॉप। अच्छा, ये अगर बेसिस है और m और k फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो बेसिस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, वो भी चीज लिखना पड़ेगा। यहां पर लिखेंगे सिंस m and k both are finite dimensional वेक्टर स्पेसेस, बस अब ओवर नहीं लिखना है, वो समझ जाएंगे। अब चाहो तो लिख सकते हो सिंस m and k both are finite dimensional vector spaces, so क्या लिख सकते हैं, जो इसके बेसिस है ना वो क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेंगे, बात समझ रहे हैं ना, तो वही चीज लिखेंगे। सो इट्स बेसिस आर सेटिस्फाइज, क्योंकि वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है इसी वजह से, है ना, क्योंकि m और k फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है इसी वजह से जो है कि सो इट्स बेसिस, मतलब इनकी जो बेसिस है आर सेटिस्फाइज दी following two conditions। अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अनुसार उनके बेसिस दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करते हैं, तो वो क्या है, तो पहला क्या सेटिस्फाइड करेगा, b एंड बीटा डैश दोनों जो बेसिस है बहुत आर क्या होना चाहिए, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये पहला क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। और दूसरा क्राइटेरिया ये है कि LB इक्वल्स टू हम लिखेंगे M, यानी कि B जो है ना वो पूरे M को जनरेट करेगा, मतलब B जनरेट्स M, और कॉमा दूसरा क्या कि B डैश, चूंकि उसका बेसिस है तो उसका B डैश जो है कि जनरेट करेगा K को। इस प्रकार से ये दो क्राइटेरिया को ये सेटिस्फाइड करने लगेगा अगर ये बेसिस है तो, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर हमें दिखाना है M फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है, वेक्टर स्पेस है ओवर F, तो फिर M को भी एक बेसिस एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा M के लिए भी ओवर F, है ना, और वो बेसिस भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और वो बेसिस भी जो है कि जनरेट करना चाहिए M को। मतलब वो बेसिस क्या करना चाहिए, अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं कि A बी द बेसिस ऑफ M, तो A जनरेट्स M ऐसा होना चाहिए, और A इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाइड करेगा तो हम कहेंगे M इज ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो यही क्राइटेरिया हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या करते हैं नाउ, या फिर एंड वी राइट
एंड वी राइट, हम लोग लिख लेते हैं a बराबर यहाँ पर xi yj, ऐसा कर लेते हैं xi yj सच डेट यहाँ पर जीरो से बड़ा i और ये लेस देन और इक्वल्स टू n, कॉमा, और यहाँ पर ये भी j जो है लेस देन और इक्वल्स टू m, इस प्रकार से। तो इस प्रकार का क्राइटेरिया को हमें शो करना पड़ेगा। ए को हमें दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा ए के लिए। अगर हम लोग एंड वी राइट ए इक्वल्स टू समथिंग दिस xi yj, और ये i जो है कि लेस देन इक्वल्स टू n है और जीरो से बड़ा है, तो उसी प्रकार j भी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड कर रहा है, देन वी, अच्छा हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि वी नीड टू शो दैट एक मिनट, मच्छर बैठा हुआ, चलिए, तो हम लोग शो करना है वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट, क्या शो करना है, वी हैव टू शो दैट, क्या हमें शो करना है m इज द फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, है ना, ये शो करना है। और एक साथ इसके साथ साथ और एक चीज शो करना है, एंड ऑल्सो या फिर एज वेल एज we have to show that m is a finite field extension of f, and also we have to show that, and also we have to show that m is the finite dimensional vector space over f, हमें ये भी चीज शो करना होगा। तो इसके लिए फॉर दिस इस चीज को शो करने के लिए फॉर दिस वी नीड टू शो दैट a is the basis of m, हमें ये शो करना पड़ेगा, ये जो a माने है ना, ये बेसिस है m का। अगर हमें दिखाना है कि m इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर f, या फिर हमें दिखाना है m इज द फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ f, तो उसके लिए हमें शो करना पड़ेगा फॉर दिस, इसके लिए वी नीड टू शो दैट a इज द बेसिस ऑफ m, ये शो करना पड़ेगा, समझे। अब a इज द बेसिस ऑफ m शो करने के लिए हमें और क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। फॉर दिस दो कंडीशन को, बेसिस है तो उसका दो कंडीशन तो करना ही पड़ेगा, a को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा और a को जनरेट करना पड़ेगा पूरा m को, मतलब L इक्वल टू m, ये चीज करना पड़ेगा। फॉर दिस we need to show that the following two conditions for a। पहला a को क्या होना पड़ेगा, a is the लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, a को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, और दूसरा a पूरा m को जनरेट करना चाहिए, यानी कि LA इक्वल्स टू m, मतलब a जनरेट्स m, ये दो क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा a को, समझ गए ना। तो आइए बारी बारी से ये दोनों क्राइटेरिया को देखते हैं करके। तो पहला क्राइटेरिया a इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, a इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, देख रहे हैं जिस प्रकार से मैं बिना देख करके लिख रहा हूं, आपका डिमांड होना चाहिए आपके सर प्रोफेसर से जहां से भी पढ़ रहे हैं कि आप भी बिना देख करके पढ़ाइए। अगर आपको वे कहते हैं कि रेगुलर कॉलेज आना है तो, है ना, अगर वो नहीं पढ़ाते हैं, अगर कॉलेज आने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे वीडियो से ही पढ़ सकते हैं, है ना। अगर वो कहते हैं कि आप आइए तो भाई आप अपना पैसा खर्चा करके टेम्पू भाड़ा लगा करके जाएंगे पढ़ने के लिए, तो आप इतना तो एक्सपेक्ट जरूर करेंगे कि भाई मेरा जो टीचर जिनसे पढ़ रहे हैं वो बिना देख देख के मुझे पढ़ाए, है ना। तो ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, ए को लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, है ना। तो लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन इस प्रकार से कि सच दैट i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, ठीक है, और सिग्मा i इक्वल्स j इक्वल्स टू 1 से लेकर के
जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के m, और यहां पर आपका हो जाएगा सी आई जे, ठीक है, एक्स आई वाई जे। हम ऐसा एक इक्वेशन लेट कर लेते हैं इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट क्या होगा, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के m, है ना, सी आई जे। आप ऐसा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इसको ऐसा कर लीजिए, एक साथ कीजिए, देखिए, दिस इंप्लाइज दैट सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, और इसको लिखिए सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के m सी आई जे एक्स आई, ठीक है। और ये वाई जे को अलग कीजिए, वाई जे इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो यहां से आपको क्या निष्कर्ष निकलेगा। लेकिन एक और बात यहां पर आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से कि यहां पर जे के साथ ये होगा ना, तो जे के साथ होगा तो इसको वाई जे को इधर कीजिए। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं वाई जे को अलग कीजिए आगे और एक्स आई को बाद में कीजिए, क्योंकि अभी वाई जे का काम हो रहा है। बात समझ रहे हैं ना? क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहां से क्या इंप्लाई कर रहा है, यहां से ये इंप्लाई कर रहा है कि सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के m सी आई जे वाई जे इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? क्यों 0 हो जाएगा? तो इसके 0 होने के पीछे क्या कारण होगा, जरा बात को समझिए। इसके 0 होने के पीछे का ये कारण होगा कि सिंस b इक्वल्स टू x1 x2 डॉट 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 xn था, और ये क्या है, ये b द बेसिस ऑफ, ये बेसिस है, b द बेसिस ऑफ m है ना। इसी वजह से ये जो टर्म है ये वाला, ये 0 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे ना? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या कह सकते हैं, बेसिस, उसके प्रॉपर्टी के मदद से हम लोग कह सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, अब यहां पर एक चीज और रिप्रेजेंट हो रहा है कि सिंस बीटा डैश आपका क्या है, y1, y2, डॉट 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 ym है, ठीक है ना। और ये बीटा डैश क्या है, बी द बेसिस ऑफ m है, सॉरी k है, बी द बेसिस ऑफ k है। तो इस वजह से दिस इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाई करेगा कि सी आई जे इक्वल टू 0 हो जाए। बात समझ रहे ना? मतलब उनके कोफिशिएंट 0 हो जाए। अब जैसे एक्स आई का ये कोफिशिएंट हो गया, समझ रहे ना, उसी प्रकार से वाई जे का ये कोफिशिएंट हो गया, तो वाई चूंकि बी डैश बेसिस है के का, इसी वजह से सी आई जे 0 हो गया। अब आगे समझिएगा, तो हेंस या फिर दस हम लोग लेके क्या चले थे, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, सिग्मा जे इक्वल्स टू 1 से लेकर के m सी आई जे एक्स आई, है ना, वाई जे इक्वल टू 0 लेकर के चले थे, और हमें इंप्लाई कर गया सी आई जे इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही तो क्राइटेरिया होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट का। हेंस ए इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ए तब क्या हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमें दूसरा क्राइटेरिया शो करना पड़ेगा, ठीक है, एल इक्वल्स टू एम। चलिए ये क्राइटेरिया को इधर रख देते हैं, आई होप आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम लोग सेकंड क्राइटेरिया को देखते हैं, है ना, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट पेज में आप लोग सेकंड क्राइटेरिया को। क्या भाई कि एल ए इक्वल्स टू हमें एम दिखाना होगा, और लेट कर लेते हैं इसके लिए u बिलोंग्स टू एम, कोई u एलिमेंट ले लेते हैं m से, ठीक है। अगर u एलिमेंट ले लेते हैं m से, सच दैट इस प्रकार से इसको लेते हैं कि u इक्वल्स टू सिग्मा i इक्वल्स टू 1 से लेकर के n तक ai, ऐसा ले लेते हैं। समझ रहे हैं ना? ai, आप यहां पर ai के बाद फिर आराम से यहां पर xi भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, फॉर ऑल ai कहां से ले रहे हैं, तो बिलोंग्स टू k। हम लोग ai xi लिए हैं, u कोई भी एलिमेंट m से लिए हैं, और फॉर ऑल ai कहां से लिए, तो k से लिए, और i क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू n एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बात समझ गया ना? ये क्राइटेरिया आपको समझ में आया? अब देखिए देयरफॉर अब हम लोग ai करेंगे, ai को लेंगे तो वो कैसा लेंगे, j इक्वल्स टू 1 से लेकर के m तक लेंगे, और यहां पर bij लेंगे, है ना, यहां पर कोफिशिएंट ले लेंगे bij, और ये yj। ये कैसे किए, तो चूंकि देखिए bij लेंगे, जैसे जैसे यहां पर आप i का वैल्यू 1 देंगे तो b1j आएगा, b2j आएगा, b3j आएगा। तो फिर वहां पर जब आप पुट करेंगे, अच्छा
यहाँ पर 1 लेंगे तो B1J आएगा। अब J का वैल्यू भी तो यहाँ पर वेरी कर रहा है, तो B11 हो सकता है, B12 हो सकता है, B13 हो सकता है, इस प्रकार से ये चेंज करेगा। ठीक है, तो AI का वैल्यू हमने इस प्रकार से सेट किया। और यहाँ पर YJ क्या है, अच्छा यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि BIJ कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पर BIJ कहाँ से आ रहा है, फॉर ऑल BIJ आपका F से आ रहा है, F से। ठीक है, जिसको ओवर में मेरा वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि M इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर F, यानी कि F मेरा फील्ड होगा, तो फील्ड से हमने कोफिशिएंट ले रहे हैं BIJ से। अच्छा, ये तो क्लियर है। अब नाउ यहां पर हम लोग देख सकते हैं U इक्वल्स टू सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, AI का वैल्यू आया है सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से लेकर के m। AI का वैल्यू ये चीज है ना, इसको पुट कर रहे हैं BIJ, फिर BIJ और फिर YJ, और उसके बाद XI ऊपर में था तो XI रख दिए। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, जरा समझिएगा। यहां पर दिस इंप्लाइज दैट, है ना, U इक्वल्स टू सिग्मा I इक्वल्स टू 1 से लेकर के n, सिग्मा J इक्वल्स टू 1 से लेकर के m, BIJ, इसके बाद इस XI को आगे कर देते हैं और YJ को बाद में कर देते हैं, क्योंकि उसी ऑर्डर में हम अगर इसको अरेंज करते हैं इस ऑर्डर में, तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस रिप्रेजेंट्स या दिस शोज दैट, ज्यादा अच्छा लगेगा, दिस शोज दैट कि A जनरेट्स M। ठीक है, आपने पढ़ा होगा BSc में, क्या फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस में, कि जब ऐसा लिखते हैं तो भाई वो उसको जनरेट कर रहा है, मतलब उससे वो बना हुआ है। तो दिस शोज दैट A जनरेट्स M। अगर A जनरेट्स करने लग रहा है M को, ठीक है, तो डेट इज हम लोग कह सकते हैं डायरेक्टली कह सकते हैं कि LA इक्वल्स टू M, तो लिख ही सकते हैं इसके लीनियर स्पान में, है ना, A जनरेट्स M, तो फिर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं LA इक्वल्स टू M। अगर इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, LA इक्वल्स टू M, तो ये किस चीज को शो कर रहा है, तो दिस शोज दैट, ये तब किस चीज को शो करेगा, तो दिस शोज दैट M इज द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया, तब वेक्टर स्पेस ओवर F, समझ रहे ना, ये हो गया। सच दैट तब ये चीज प्रूफ हो गया, सच दैट F अगर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया तो ये किसके बराबर हो गया, M सच दैट K इंटू K सच दैट F के बराबर हो गया, यानी कि M इंटू N के बराबर हो गया, है ना। तो यही चीज हम लोग प्रूव करना था, ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया। अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, हाँ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया, अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस हो गया तो फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन तो होगा ही होगा, समझ रहे ना। तो ये तब क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये चीज रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स या शोज दैट M इज द, यही तो चीज प्रूव करना था, M इज द फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ क्या, फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन ऑफ F, है ना। अब यही चीज शो करना था, हेंस द थ्योरम, लास्ट में लिख देंगे हेंस द थ्योरम। तो यही थ्योरम था, बड़ा ही आसान थ्योरम था, भले ही लेंदी है लेकिन आपको हर एक चीज समझाए हैं। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आशा तो यही है मेरा। अब नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा, हम तो हर एक संभव प्रयास करते ही आप लोगों के लिए, है ना, शुरू से जुझारू है, आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए, पूरा हुआ थ्योरम, ठीक है ना, थ्योरम पूरा हो गया। बहुत लंबा था कह सकते, कॉपी में लिखेंगे तो छोटा ही लगेगा, यही प्रूफ करना था, पूरा प्रूफ कर दिया। चलिए ठीक है, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ फाइनाइट फील्ड एक्सटेंशन वो मैंने कर दिया। इसके बाद फिर एक क्वेश्चंस कराएंगे आपको, हाँ एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नया करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एपिसोड में, तब तक के लिए जोहार।